ये कल वाला क्लियर होगा भाई? कल से रिलेटेड इशू तो नहीं? ये समझ आ गया था अनरियलाइज प्रॉफिट और रियलाइज प्रॉफिट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक को बाद में 100 किया है इसकी वजह क्या? कॉस्ट पे तो हमने किया लेकिन क्यों? क्या स्टॉक कॉस्ट पे ही होता है? ग्रुप की प्राइस चाहिए, ग्रुप की कॉस्ट होना चाहिए। 50 प्रॉफिट नहीं ना होना चाहिए। प्रॉफिट पे तो तब आना चाहिए जब चीजें सेल हो। सही। चलो रजिस्टर खोलिएगा, 2-3 एंट्रीज और पहले लिख के करना फिर क्वेश्चन कर। चलिए सपोज पेरेंट ने सब्सिडरी को 1 लाख का कैश भेजा है, सब्सिडरी को कैश की जरूरत थी, तो पेरेंट ने सब्सिडरी को कैश दे दिया। पेरेंट क्या एंट्री करेगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डबल एंट्री कैसे पूरी हो? लिखें रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी डेबिट कैश क्रेडिट। सब्सिडरी को पैसों की जरूरत थी, उसने किसी से लोन लेने की बजाय, किसी थर्ड पार्टी से लोन लेने की बजाय पेरेंट्स अगर कैश ले लिया है तो रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी डेबिट कैश क्रेडिट। सब्सिडरीज के अगेंस्ट क्या एंट्री करेगी? कैश डेबिट पेएबल टू पेरेंट क्रेडिट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इन एंट्रीज पे एतराज? लेकिन अगर कंसोलिडेशन करें तो ये रिसीवेबल और पेएबल इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमने एक अगली बात शुरू करनी है। अब लेट्स अज्यूम पेरेंट ने कैश भेजा है, रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। कैश सेंड किया है 30th दिसंबर 2020। ईयर एंड से अकाउंटिंग ईयर एंड लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर, ईयर एंड से एक दिन पहले कैश डिस्पैच किया। अब लेट्स अज्यूम इनके दरमियान जरा, इन पेरेंट और सब्सिडरी कंपनीज के दरमियान फिजिकली डिफरेंस है। सपोज पेरेंट सपोज कराची में और सब्सिडरी सपोज लेट्स अज्यूम लाहौर में, तो कैश समटाइम्स इन ट्रांजिट भी हो सकता है। अगर तो पेरेंट ने पैसे भेजे और सब्सिडी ने अकाउंटिंग ईयर में रिसीव कर लिए, फिर तो कॉरस्पॉन्डिंगली इस तरह से 2 एंट्रीज हो जाएंगी जिससे मैंने ऊपर की। लेकिन लेट्स अज्यूम ये पेरेंट ने कैश भेज दिया लेकिन ईयर एंड तक सब्सिडी को कैश मिला नहीं, तो फिर बैंकिंग चैनल आपने सजेस्ट किया वो अगली दफा कर देंगे सजेस्ट। लेकिन बैंक्स में भी आपने जो बात की है, चेक्स क्लियर होने में भी टाइम लग जाता है, तो चेक इन ट्रांजिट भी हो सकता है, उसकी बात बाद में कर लेते हैं। आप चेक डिपॉजिट करवाएंगे फिर वो बाद में क्लियर होगा, तो कैश और बैंक जो है या कैश और चेक जो इन ट्रांजिट हो सकता है। तो सजेशन आपकी अच्छी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट एग्जांपल में करते हैं। तो अगर ये कैश फॉर एग्जांपल सब्सिडी तक नहीं पहुंचा तो फिर किसने कौन सी एंट्री नहीं की होगी? सब्सिडी ने कैश डेबिट पेएबल क्रेडिट वाली एंट्री सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं की होगी।
और करनी भी नहीं चाहिए। एंट्री कब करनी चाहिए? जब कैश आ जाएगा तो कैश डेबिट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अब जरा आप कंसोलिडेशन ध्यान में लाएं। हम जब कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तो रिसीवेबल तो रिकॉर्ड हो गया, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडी तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके अगेंस्ट पेबल नहीं आ रहा होगा। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए क्या ग्रुप ही का कैश रास्ते में है? इधर तो कैश क्रेडिट हो गया, कैश है कहाँ भी, इन ट्रांजिट है, सब्सिडी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सब्सिडी के रास्ते में है। तो एक रिकंसाइलिंग एंट्री इसलिए होनी चाहिए ताकि ये रिसीवेबल फिर पेबल के अगेंस्ट खत्म हो जाए। वरना अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री नहीं करेंगे तो ये किसका रिसीवेबल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, आपस का रिसीवेबल पेरेंट का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा। और ये भी अकाउंट फॉर होना चाहिए शायद कि ग्रुप का कैश कहाँ है। इस लेफ्ट एंट्री को अगर आप देखें तो कैश क्रेडिट नजर आ रहा है, लेकिन क्या ग्रुप के पास ये कैश है? सर ग्रुप के पास ये कैश है, हाँ रास्ते में है, ग्रुप ही का कैश है लेकिन रास्ते में है। तो इसलिए अब पेरेंट सब्सिडी की बुक्स में एक एडजस्टिंग एंट्री करेगा वाइल कंसोलिडेशन, कैश इन ट्रांजिट डेबिट। सिर्फ कैश इन डेबिट क्यों नहीं, अभी पहुंचा नहीं, तो एक टेम्पररी सा हेड है कैश इन ट्रांजिट, कब तक रहेगा? जब तक कैश रिसीव ना हो जाए। तो अब ये डबल एंट्री कैसे पूरी हो जाएगी? कैश इन ट्रांजिट डेबिट, और मतलब किसके एंगल से हम सोच रहे हैं? पेरेंट या सब्सिडी के एंगल से कैश इन ट्रांजिट डेबिट करके पेएबल टू पेरेंट एंट्री कर, इफ कैश इज नॉट रिसीव। अभी इस एंट्री से क्या इफेक्ट होगा? पेएबल रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1 लाख का कैश इन ट्रांजिट है ये आपके करंट एसेट्स में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट एसेट्स में अपीयर हो जाएगा। मतलब वो जो कैश गया है, कैश वाला फिजिकल कैश वाला एसेट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन कौन सा वाला कैश अभी एसेट बन गया? कैश इन ट्रांजिट करना, ठीक है। इधर चेक करना, ये मेरा एसी को नहीं चल रहा है, इसी लगा तो इतना ही बंद करके तो दोबारा चला लिया, मुझे नहीं लग रहा सही चल रहा। वो सामने वाला इसका एक्सप्लेन कर लें, रिकंसाइलिंग एंट्री कौन किस वक्त करेगा? इस एंट्री के नीचे लिखा है कंसोलिडेशन अगर करनी है तो पेरेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर रख लेता है, सब्सिडी से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा लेता है, और फिर अगर कोई एंट्री रहती हो तो पेरेंट अपनी बुक्स में या सब्सिडी की बुक्स में एज द केसेस एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये कैश इन ट्रांजिट वाला हेड कब तक रहेगा? फिर जब कैश मिल जाएगा तब एंट्री क्या होगा? कैश डेबिट हो जाएगा, कैश इन ट्रांजिट फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कैश इन ट्रांजिट वाला एसेट कब तक अपीयर होगा? जब तक कैश रिसीव नहीं हो जाए, ठीक है। ठीक है सर, एक जरा एग्जांपल और बना लें जरा वाइस वर्सा। इफ सपोज, एक लाइन लिखना पहले, सब्सिडी रिटर्न द कैश टू पेरेंट but not yet
received by parent up to the balance sheet date, up to the reporting date. सपोज सब्सिडी ने जो कैश लिया था वो पेरेंट को रिटर्न कर दिया है, लेकिन पेरेंट तक पहुंचा नहीं ईयर तक। अब सब्सिडी की बुक्स में पहले एंट्री करवाएं। सब्सिडी ने पैसे वापस किए हैं, मतलब इसी एग्जांपल में तो सब्सिडी ने जैसे पैसे वापस किए, पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया। पेबल टू पेरेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। लेट्स से हम सारे वापस नहीं किए, 1 लाख में सपोज 20,000 वापस किए। कंसोलिडेशन करते हुए पेरेंट ने कंसोलिडेशन करनी है, तो अगर रिकंसाइलिंग एंट्री कोई सब्सिडी में है या पेरेंट में रह गई है तो वो पेरेंट अकाउंटेंट से करेंगे। ये ठीक है जी एंट्री। अब अगर तो बेटा ये जो कैश है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर पेरेंट को रिसीव हो जाए तो प्लीज पेरेंट की एंट्री करेगा सर कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अगर सपोज ये रिसीव नहीं हुआ तब कैश इन ट्रांजिट, तो कैश इन ट्रांजिट का जो हेड है पेरेंट में भी बन सकता है और सब्सिडी में भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कहां से पैसे चल रहे थे और कहां नहीं पहुंचे। तो यहाँ डबल एंट्री क्या हो जाएगी, और रिसीवेबल फ्रॉम, रिसीवेबल होगा सर कैश इन ट्रांजिट डेबिट एंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडी क्रेडिट। तब इस एंट्री के होने से फिर रिसीवेबल और पेएबल्स आपस में रिकंसाइल हो जाएंगे और कैश इन ट्रांजिट वाला एसेट ग्रुप की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वैसे टेम्परेरी एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या फॉल करता है? नहीं मतलब टेम्परेरी अकाउंट ही है, मतलब ये कब वक्ती तौर पे अकाउंट है, मतलब कब तक रहेगा, जब तक कैश आ नहीं जाए। और कौन कौन से टेम्परेरी एसेट्स की डेफिनेशन? हाँ ये गुड्स इन ट्रांजिट की तरह आ रही है। गुड्स इन ट्रांजिट कोई भी चीज अगर रास्ते में है तो इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट। कब तक रहेगा स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट? जब तक वो रिसीव नहीं हो। चले पेज नंबर 159 निकालें, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 बाय द नेम ऑफ हैरी। एक रिक्वायरमेंट था ढूंढने से, चले सर ये कंसिडरेट किया करें। नेक्स्ट पेज पे शायद रिक्वायरमेंट है। Prepare the consolidated statement of financial position Harry and its subsidiary Spider. Date underline करना जरा, 31st December 15। The summarized statement of financial position of Harry and Spider at 31st December 15 were as follows. Separate financial statements given होती हैं और आपने adjustments करके consolidated financial statements बनानी होती हैं। किस किस की separate financial statements given है? Harry and Spider। Assets में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स हेडिंग है, ये एसेट्स भी हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स भी हेडिंग है। पहली जो अमाउंट आ रही है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सामने आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स की फिगर 55,000 में डाटा है। करंट एसेट्स भी हेडिंग है, अंडरलाइन करना, हेडिंग जरा हाईलाइट कर लें, फिगर्स के नीचे। कैश लिखा हुआ है, सीक्वेंस वो नहीं है जो नॉर्मली हम यूज हुए हैं, वैसे इन्वेंट्री शायद सबसे पहले आता है। कैश, इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट का 3000 सर्कल लगाएंगे। हाँ जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कहाँ आ रही है? पेरेंट में, सब्सिडरी में? पेरेंट में, सब्सिडरी में? अच्छा बेटा, डेफिनेटली सब्सिडरी भी क्या पेरेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वो भी कंपनी है, सब्सिडरी भी, पेरेंट भी कंपनी है, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब पेरेंट ने सब्सिडरी में और सब्सिडरी ने पेरेंट में इन्वेस्टमेंट की हो। लेकिन वो जो रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपके लेवल पे कभी भी अगर सब्सिडरी में कोई इन्वेस्टमेंट आए तो इट इज अज्यूम्ड ऑलवेज कि ये किसी थर्ड पार्टी में, मींस सब्सिडरी ने पेरेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आपने हमेशा अज्यूम करना। कौन किस में इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, लेकिन वाइस वर्सा भी आपके लेवल में ये बात नहीं है। ये रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट आपने अभी अज्यूम नहीं करनी, आपने सिंपली क्या अज्यूम करना, ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी ने किसी थर्ड पार्टी में की हुई, इन थर्ड पार्टी। क्योंकि अगर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट्स हो जाए तो फिर उस केस में कंसोलिडेशन करते हुए प्रोसीजर है, वो अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मीन्स उससे मेरी बात का मतलब फिर ये बन रहा है यहाँ कि ये जो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट है ये तो कैंसिल हो जाएगी वेल कैलकुलेटिंग गुडविल, लेकिन ये जो सब्सिडरी वाली इन्वेस्टमेंट है ये एज इट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आ जाएगी। अच्छा, इस वक्त ये जो इन्वेस्टमेंट की फिगर आ रही है करंट एसेट्स में आ रही है, तो ये चाहे नॉन करंट एसेट्स में है, अगर सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है तो इट शुड बी इन्वेस्टमेंट इन अदर देन पेरेंट। प्लीज याद रखें, कोई कंफ्यूजन? तो डेफिनेटली इसमें बहुत एडवांसमेंट्स हैं, लेकिन वो सारी चीजें अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो आगे। नेक्स्ट देखो ट्रेड रिसीवेबल्स, लिखा हुआ इसके आगे लिखा हुआ करंट अकाउंट हेरी। इसके सामने फिगर ढूंढना जरा। हाँ जी, सब्सिडरी एक छोटी सी चीज जो कंफ्यूज कर जाती, मैंने शायद पहले दिन ही आपको बताया था, ये हमको ट्रायल बैलेंस नहीं देख रहे, ये ट्रायल बैलेंस नहीं देखा जा रहा, ये कोई डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स नहीं है, ये पेरेंट और सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है। मींस ये 3200 जो है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सही, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? तो क्रेडिट बैलेंस है, वो बैलेंस तो है, यकीन मान बैलेंस है, ये बैलेंस है यकीन माने बैलेंस है। ये किस सब निकल गए? क्या ये सारे बैलेंसेस है? तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्रेडिट बैलेंस है, करंट एसेट्स में आ रहा है डेबिट बैलेंस। किसकी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस आ रहा है? और लेफ्ट साइड पे वर्ड्स पढ़ने क्या लिखा हुआ है? तो ये करंट अकाउंट हेरी सिंपली मींस ये आपस के बैलेंसेस के लिए करंट अकाउंट वर्ड यूज होता है। ये पूरा कोई सेंटेंस बनाया जा सकता है, किसका किससे रिसीवेबल है? रिसीवेबल ऑफ, ये सेंटेंस लिखने की कोशिश करना छोड़ दो, रिसीवेबल ऑफ एस फ्रॉम एच, एक एब्रिविएशन बना लो जरा, स्पेस कम है। किसका किससे रिसीवेबल है? स्पाइडर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेबिट बैलेंस आ रहा है करंट एसेट्स में, रिसीवेबल है स्पाइडर का, किससे है? हैरी से। क्लियर है प्लीज? इन्वेंट्री उसके बाद आगे फिर टोटल हो गया, इक्विटी में आ जाए। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स है, यहां तक मेरा ख्याल है इक्विटी अब खत्म हुई है। तो इस केस में इक्विटी के कितने कंपोनेंट्स दिए हैं? फिर ट्रेड पेबल्स हैं, और फिर 2700 को भी सर्कल लगाएं, ऊपर 32 भी इधर हाईलाइट रखिएगा इधर। 2700 किसकी लाइबिलिटीज में है? हैरी की लाइबिलिटीज में है, किससे क्या है? पेबल ऑफ हैरी, पेबल ऑफ स्पाइडर है, पेबल ऑफ हैरी टू स्पाइडर। तो रिसीवेबल कितना आ रहा है, पेबल कितना नजर आ रहा है? अब अगर हमें ना भी कुछ बताया जाए तो कोई मसला है,
क्या ये बैलेंसेस आपस में रिकंसाइल होना चाहिए? तो रिकंसाइल नहीं है, क्या वजह हो सकती है? एक वजह मैंने अभी बता दी, और भी होती है, लेकिन पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ ना हो तो फिर फाइनल करते हैं। The following information is relevant. Number 1, on 31st December 2012 हम किस डेट पे खड़े हैं? 15। पुरानी बात है। हैरी acquired 48,000 shares in Spider for rupees 55 million, ऊपर डाटा थाउजेंड्स में है। 31 December 2012 एक्विजिशन डेट है, ऐसे ही सर? कितने के कितने शेयर्स खरीदे? 48,000 शेयर्स 55 मिलियन के खरीदे, ऐसे ही सर? जरा स्पाइडर की बैलेंस शीट की तरफ जाएं। स्पाइडर की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नजर कितना आ रहा है? 60,000 मिलियंस में है, ऐसे ही सर? मिलियंस में है, मिलियंस में है। नीचे वापस आए जरा नंबर 1 पे। स्पाइडर हैज टोटल 60,000 शेयर्स, ऊपर जाए रुपीज है, वो 60 मिलियन रुपीज है। कैलकुलेटर पकड़ा जरा। एक शेयर की नॉमिनल अमाउंट ठीक ठाक ज्यादा लग रही है। ये शेयर कैपिटल के सामने नॉमिनल अमाउंट आ रही होती है या फेयर मार्केट वैल्यू आ रही होती? नॉमिनल अमाउंट आ रही है, तो वो तो 60 मिलियन है। 60,000 शेयर्स नीचे उसने बताया, तो एक शेयर मेरा ख्याल 1000 रुपए का शायद बनता है। इसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए लग रही है इस डाटा में। तो आप वापस आए पॉइंट 1 पे, कितने में से कितने शेयर्स खरीदे हैं? तो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग पता चल सकती है? 48 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। लिखना, सॉल्व करो। कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। मेरी पूरी कोशिश है कि आराम 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 से चलूं, लेकिन आप भी आराम 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 से साथ वाले के साथ लगे हुए। 60 में से अगर 48,000 शेयर्स खरीदे गए हैं तो 80% पेरेंट का शेयर हो गया और 20% फिर एनसी का शेयर हो गया। नंबर 2 सर, इन्वेंट्री ऑफ हेरी includes 4 million goods from Spider invoiced to Harry at cost plus 25%. Cost plus 25% markup है। What is 100? 100 plus 25 is equal to 125. ये छोटी सी वर्किंग साथ लिखें। एक मिनट सर, एक मिनट। किसने किसको चीजें बेची हैं? नहीं, मेरे ख्याल पॉइंट 1 के बाद हमें पता चल गया कि हैरी पेरेंट है और स्पाइडर सब्सिडरी है। तो मेरे ख्याल रादर देन हम हैरी स्पाइडर में फंसे। पेरेंट ने सब्सिडी को बेची है, सब्सिडी पेरेंट को बेची। स्टॉक पड़ा कहाँ है? पेरेंट के पास। तो बेचा किसने है? सब्सिडी ने। कितने का बेचा है? क्या ये चीजें बेची हैं या स्टॉक में पड़ी हैं? क्या ये जरूरी है कि इतनी ही बेची हो? लेकिन ये कंफर्म है कि ये कौन सी चीजें जो स्टॉक में पड़ी हैं? क्या जो चीजें स्टॉक में पड़ी उन्हीं का मसला होता है? क्या जो चीजें मिली हों और आगे बिक जाएं उनका इशू तो नहीं होता सर? इशू किसका होता है? जो चीजें जो स्टॉक में पड़ी उसी के अंदर जो प्रॉफिट है, उन चीजों के अंदर जो प्रॉफिट है वो ही अनरियलाइज्ड होता है। ऐसे ही होता है सर। तो किसने किसको चीजें बेची हैं? सब्सिडी ने पेरेंट को बेची है, पेरेंट ने सब्सिडी को। पड़ी कहाँ है? पड़ी कहाँ है? पेरेंट के पास। बेची किसने है? सब्सिडी ने। प्रॉफिट किसने कमाया होगा? सब्सिडी ने। 4,000 प्रॉफिट है। 4,000 किसकी सेल प्राइस है? ये सब कुछ क्लियर करें जरा। किसकी सेल प्राइस है? हमें कुछ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एतराज? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई हमें एतराज नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए क्या होना चाहिए? ग्रुप की कॉस्ट पे स्टॉक होना चाहिए। तो इस 4,000 में सब क्या अलहदा कर देना हमने? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है? स्टॉक के अंदर नहीं, स्टॉक के अंदर होता ही कौन सा प्रॉफिट है? कौन सा प्रॉफिट रियलाइज होता है? जो चीजें बिक जाए या जो पड़ी हो? तो ये वही चीजें उसने बताई हैं जिनके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये स्टॉक की चीजें। तो काइंडली दोबारा पढ़ लें जरा। ये टोटल सेल परचेज नहीं है। हो सकता है इतनी बेची हो, लेकिन ये भी हो सकता है इससे ज्यादा बेची हो और कुछ हैरी ने भी बेच दी हो आगे। तो जब आगे बेच दी होंगी उसका इशू नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना होता है? स्टॉक के अंदर जो
चीजें रह गई, उसमें जो प्रॉफिट है बस वो एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए रजिस्टर खोलो। मेरे ख्याल अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट्स आ गई। पहला पेज है पूरा छोड़ दें क्योंकि मेरे ख्याल क्वेश्चन लेंथी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड पेज पे आधा पेज छोड़ दें एनालिसिस ऑफ इक्विटी के लिए। सेकंड हाफ पे आ रहे हैं। सब्सिडी ने पेरेंट को चीजें बेची हैं। सब्सिडी टू पेरेंट वर्किंग करवा दें। थाउजेंड्स में डाटा ऊपर क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, तो हम बाकी भी वर्किंग थाउजेंड्स में कर लेते हैं। 4000 ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय वाली सही बता दीजिएगा करनी है। क्या ये सेल प्राइस ऑफ द सब्सिडी है? देख लें तसल्ली से देख लें। उसने चीजें सेल प्राइस पे बेची हैं, तो डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाइड बाय 100 की बेटा हमें जरूरत नहीं है। हमें कॉस्ट पे कैसे लाना है, हमने इसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 25। यकीनन 100 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाली जा सकती है, फिर डिफरेंस लिया जा सकता है, लेकिन हमने स्टॉक में से प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, तो सीधा 25 शायद करना चाहिए। डन है? प्लीज आंसर बताएं। व्हाट इज 800? अनरियलाइज प्रॉफिट। इसकी डबल एंट्री करवाएं। रिवाइज कर लें जरा, पीछे पेज पे देखें, पिछला पेज देख लें जरा। पेरेंट ने बेचा है, सब्सिडी ने बेचा है, तो सब्सिडी का प्रॉफिट जब आप कम करेंगे तो पेरेंट और एनसी दोनों का इफेक्ट जाएगा। तो क्या डबल एंट्री बनेगी? पीआरई डेबिट, एनसी डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। ब्रेकअप करें। करें सॉल्व। सब्सिडी के अगर प्रॉफिट्स इफेक्ट हों तो सब्सिडी में कौन कौन ओनर होता है? पेरेंट भी और एनसी भी। पेरेंट में कौन कौन ओनर है? पेरेंट में पेरेंट ही ओनर है। एनसी का कॉन्सेप्ट सब्सिडी में है या पेरेंट में? तो इस तरह की बातें ध्यान में सेट होनी चाहिए। किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स कम होनी है? सब्सिडी की। और इफेक्ट कहाँ कहाँ देर पर जाना? पेरेंट और एनसी को। एनी कंफ्यूजन? आगे चले सर, थर्ड पॉइंट। The difference on the current account balance is due to cash in transit. अब भाई अगर अपना कॉन्सेप्ट सही क्लियर करना प्लीज आप यहाँ। सिचुएशन इस वक्त बेटा ये है, ये कहानी लिखना है तो कहानी छोड़ दीजिएगा, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। मैं दो फिगर्स आपसे जरा ढूंढवाना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो जरा मुझे ढूंढ के बताइएगा। पेरेंट बाय द नेम है हैरी है और सब्सिडरी बाय द नेम ऑफ स्पाइडर। करंट अकाउंट बैलेंसेस जरा काइंडली ढूंढना। 3200 सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक रिसीवेबल है, तो मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिख दिया है? ये कंडीशन की छोटी छोटी बातें सही सेट होनी चाहिए, वरना इससे ना कंफ्यूजन रह जाती है। ये सब्सिडी की बैलेंस शीट में प्लीज लिख रहा हूँ, जिस तरह आपके क्वेश्चन में लिखा हो उसी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस 3200 का नाम बता। रिसीवेबल फ्रॉम हेरी। मैं ऑफ है सब इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें ही है। इस तरह नीचे है जरा 2700 के पेबल टू एस, पेबल टू स्पाइडर। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ के मैं ये पता चल गया कि डिफरेंस कैश इन ट्रांजिट की वजह से। क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसने कैश भेजा है
और किस तक नहीं पहुंचा है? नहीं बेटा, ये दोनों ही हो सकते हैं, जरा कंसंट्रेट कीजिएगा काइंडली, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो फुल कंसंट्रेट आपने करना है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ मैंने क्या उठाया कि किसने कैश भेजा है और कहां नहीं पहुंचा, तो ये आइडेंटिफाई करना है। तो सिचुएशन 1 कैन बी कि सब्सिडरी ने, अब डिफरेंस है कितना, 500 का डिफरेंस जरा ज़हन में लेना, डिफरेंस ही की बात हो रही है ना, डिफरेंस इज कैश एंड ट्रांसफर। तो हो सकता है कि जो 500 का कैश है ये सब्सिडरी ने भेजा हो और क्या एंट्री कर ली हो, रिसीवेबल फ्रॉम हेयरी डेबिट कैश क्रेडिट कर ली हो, और कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सी एंट्री रह गई हो, कैश डेबिट पेएबल टू स्पाइडर क्रेडिट, किसकी बुक्स में? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी कि सब्सिडी ने कैश भेजा हो और कहां रिसीव ना हो, पेरेंट में रिसीव ना हो। समझ आती मेरी बात? सब्सिडी ने कैश भेजते हुए क्या एंट्री कर ली हो, और सर जी ट्राई तो करें सर, बोला जा रहा है, जिसने कहा वही बोले, रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और कहां कैश नहीं पहुंचा, देयरफॉर कौन सी एंट्री रह गई, कैश डेबिट पेएबल क्रेडिट, कैश डेबिट पेएबल क्रेडिट, वो एंट्री रह गई हो। तो यहाँ पेएबल क्रेडिट ना होने की वजह से फिर 500 पेएबल कम आ रहा है। लेकिन बेटा ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? पेरेंट ने 500 का कैश रिटर्न कर दिया और क्या एंट्री कर ली हो, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो देयरफॉर उसका 500 कम हो गया, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और ये कैश कहाँ ना पहुंचा हो, और देयरफॉर सब्सिडी की कौन सी एंट्री रह गई हो, कैश डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट। तो फिर क्या 2700 सही है या 3200 सही है? नहीं नहीं, मतलब इस उस केस सेकंड केस में फिर 2700 में पहले 500 लेस हो चुका है, और उस केस में फिर आपने रिसीवेबल में से 500 लेस करना है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी कि रिसीवेबल इसलिए ज्यादा है कि सब्सिडी ने कैश भेजा है जो अभी पेरेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, और सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि पेएबल ने पैसे भेज के अपनी लायबिलिटी कम कर ली है और कैश ना पहुंचने की वजह से रिसीवेबल अभी ज्यादा आ रहा है। क्लियर होगी मेरी बात? तो इट कैन बी कि कैश सब्सिडी से पेरेंट में आ रहा हो, और कैन बी पेरेंट से सब्सिडी में जा रहा हो, तो ये वाइस वर्सा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि अब डेफिनेटली अगर क्वेश्चन में बता दें कि कहां से कहां कहा जा रहा है वो तो एक अलग इशू है, लेकिन दोनों केसेस यहाँ पॉसिबल है। लेकिन जो भी केस होगा है बात आसान सी, वो क्या, लेट्स अज्यूम, अब ये मैं जो चीजें लिख रहा हूँ ये बाद में आप नोट कीजिएगा, मैं सिनेरियो वाइज लिख रहा हूँ। इफ कैश इज sent by या कैश इज सब्सिडी टू पेरेंट ₹500, एंट्री बताइए, उसने कैश की क्या एंट्री कर ली होगी, कैश डेबिट सॉरी रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो फिर कहाँ एंट्री रह गई होगी? तो उस केस में फिर अब हम रिकंसाइलिंग एंट्री क्या कर देंगे, कैश इन ट्रांजिट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, कितने से? तो मैं वो सिर्फ आप रिकंसाइलिंग एंट्रीज दिखा रहा हूं, कौन रिकंसाइलिंग एंट्री कर लेगा? पेरेंट कंसोलिडेशन से पहले रिकंसाइलिंग एंट्री कर लेगा, और इसका इफेक्ट क्या होगा अब ये देखना आपने, एनी कंफ्यूजन इन माय एंट्री। अब कैश इन ट्रांजिट डेबिट और अगर पेएबल टू एस क्रेडिट वाली एंट्री से में पोस्ट की जाए इन फिगर्स में, तो इन फिगर्स में क्या चेंज आएगा? अच्छा, ये किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, चलो ये भी क्लियर कर लेना, इन पेरेंट बुक्स। तो चलें, पेरेंट का नाम हैरी है, उसी एच, इन एच बुक्स, एनी कंफ्यूजन? पोस्टिंग करवानी है, अब इस एंट्री से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा? ना सर, ना सर, रिलैक्स सर, रिलैक्स। कैश इन ट्रांजिट के नाम से
एक नया हेड अपीयर होगा 500। एसेट्स में या लाइबिलिटीज में? एसेट्स में। क्रेडिट करने से क्या होगा? ये जो 2700 है इसमें 500 प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा सर? और ये प्लस होके कितना हो जाएगा? ये 3200 हो जाएगा। कैश इन ट्रांजिट एसेट्स में एक नया हेड अपीयर हो जाएगा। पेएबल क्रेडिट होने से लायबिलिटी 2700 से बढ़ के 3200 हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? और जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो ये 3200 रिसीवेबल और अब ये 3200 पेएबल कट जाए और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सिर्फ क्या नजर आएगा? 500 का कैश इन ट्रांजिट नजर आएगा। वो 500 से पहले लायबिलिटी 3200 हुई और फिर 3200 इक्वल होने के बाद कट क्यों गई? इंटर कंपनी बैलेंस था, इक्वल हो गया और फिर कैंसिल हो गया। तो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनली क्या कैंसिल हो जाने के बाद क्या बच जाएगा? रिसीवेबल और पेएबल कैंसिल हो जाने के बाद क्या वो इक्वल हो जाएगा? वैसे तो इक्वल होने के बाद वो कट जाएगा और उसकी जगह सिर्फ कैश इन ट्रांजिट का एक नया हेड अपीयर। यहां तक जरा बनाने, फिर मैं दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं। ये वर्किंग्स में वही जहां पे आप हैं वहां फर्स्ट टाइम बना लें जरा डिटेल में। वैसे इसका एक फिर मैं फाइनली एक शॉर्टकट बताता हूं। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज यही रिजॉल्व कीजिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रीव रिसीवेबल है, क्रेडिट हो रहा है। जी सर लिखिए सर। इसी स्टोरी को जरा वाइस वर्सा सुना। receive from 3200 payable to Spider 2700 if cash is सेंटेंस से कौन
The cash is sent by Harry to Hyder. Is it possible, sir? उसे वापस कर दिया हो, इसकी लाइबिलिटी थी। देखें सवाल देखें। हैरी की लाइबिलिटी थी तो उसने हो सकता है कि अपनी लाइबिलिटी सेटल की हो 500 वापस करके, तो क्या एंट्री कर ली होगी उसने? पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब एंट्री कहाँ रह गई? क्या एंट्री करेगी? सब्सिडी की बुक्स में अब क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश इन ट्रांजिट डेबिट एंड रिसीवेबल फ्रॉम हैरी क्रेडिट। तो किसकी बुक्स में अभी एंट्री होगी? सब्सिडी की बुक्स में पेरेंट एक रिकंसाइलिंग एंट्री दोबारा करेगा, जस्ट टू मेक द थिंग्स रिकंसाइल्ड। एनी कंफ्यूजन? अब इसके इफेक्ट्स गिनवाएं जरा। कैश इन ट्रांजिट पे क्या इफेक्ट आएगा? कैश इन ट्रांजिट के नाम से हेड अपीयर होगा। अब मैं एस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एस की बुक्स में एंट्री है, लेकिन कैश इन ट्रांजिट एक एसेट के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर हो जाएगा। तो मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? ये काइंडली क्लियर रखिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्लियर रखिएगा। एसेट्स में लिख रहा हूँ, एस में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एस की बुक्स में रिकंसाइलिंग एंट्री। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट देखें इसका। रिसीवेबल पे क्या इफेक्ट होगा? 500 अब इसमें से लेस होगा, और 500 लेस होने से ये 2700 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली फिर अब ये 2700 के रिसीवेबल और पेबल से कैंसल आउट होके वंस अगेन सिर्फ क्या बच जाएगा? कैश इन ट्रांजिट वाला एसेट बच जाएगा। देखिए ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो अब ये दोनों सिनेरियोज आपके सामने डिस्कस करने से क्या समझ आया आपको? क्या एस से एच और एच टू एस दोनों पॉसिबिलिटीज हैं? तो बताएं हम क्या अज्यूम करें? क्या उसका नेट इफेक्ट सेम ही होगा सर? क्या नेट इफेक्ट होगा? रिसीवेबल पेएबल कट जाएगा और कैश इन ट्रांजिट बस अपीयर होगा, ऐसे ही सर। तो इट्स इररिलेवेंट कि हम अब अज्यूम करेंगे एस ने एच को या एच ने एस, वाइस वर्सा, जो भी पैसे जा रहे हैं, हम सिर्फ क्या फाइनली सोच सकते हैं कि कैश इन ट्रांजिट अपीयर हो जाना और करंट अकाउंट अपीयर नहीं होंगे हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक है, इसका बेटा एक और आखिरी काम जरा सुना, फिर डेफिनेटली आगे चलते जाएंगे तो और सोचने चीजें। इसका इजीएस्ट वे ये है, जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखो, मतलब मैंने आपके सामने एंट्रीज इसलिए कर दी है जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना शायद सिर्फ अगर ये सोच लिया जाए तो इंशाल्लाह ये काम आगे भी हो जाएगा।
3200 रिसीवेबल है और 2700 पेबल है। 3200 डेबिट बैलेंस है और 2700 क्रेडिट बैलेंस है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूं तो मुझे बताएं 500 क्या बचा? डेबिट बचा, क्रेडिट बचा? क्रेडिट बचा यार। 3200 डेबिट बैलेंस है, 2700 क्रेडिट बैलेंस है। मैंने अगर इन्हें आपस में क्रॉस किया तो ये 100% नहीं कटे। कहाँ 500 बच गया है? तो क्या मैं कह सकता हूँ जो 500 बच गया है बस वो कैश इन ट्रांजिट इसलिए बच गया क्योंकि वो डेबिट फिगर है? सर जी ऐसे ही है सर। इंशाल्लाह हम आगे देखते जाएंगे। हमेशा इस केस में अगर कोई कैश इन ट्रांजिट की स्टोरी है डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? या तो पैसे भेजे होंगे इसलिए, और या पैसे नहीं मिले होंगे इसलिए। देखें दोबारा दोनों सिनेरियोस। रिसीवेबल दोनों केसेस में ज्यादा क्यों होगा? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। फर्स्ट सिनेरियो में रिसीवेबल ज्यादा क्यों है? और सर जी ज्यादा क्यों है सर? पैसे भेज देने से रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेने से रिसीवेबल ज्यादा हो गए। और अगर वाइस वर्सा है तब भी रिसीवेबल ज्यादा क्यों होगा? पैसे ना रिसीव होने से भी रिसीवेबल ज्यादा होगा। पहली एंट्री बोलना जरा क्या की गई होगी जब पैसे भेजे हैं? रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट, और कहां फिर पेबल नहीं बना? ऑपोजिट साइड पे। तो रिसीवेबल ज्यादा क्यों है? जिसने कहा वही बताए। रिसीवेबल ज्यादा क्यों है? क्योंकि पैसे भेजने से रिसीवेबल बढ़ गए। पैसे भेजने से रिसीवेबल बढ़ गए। पेबल क्यों नहीं बढ़ा? पैसे रिसीव नहीं हुए। दूसरा सिनेरियो देखें। दूसरे सिनेरियो में भी रिसीवेबल ज्यादा क्यों है? पैसे अभी रिसीव नहीं हुए। रिसीव होंगे तो रिसीवेबल कम होगा। रिसीव होंगे तो क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट तभी होगा जब रिसीव होंगे। उस केस में भी रिसीवेबल ज्यादा क्यों होगा? पैसे ना मिलने से रिसीवेबल ज्यादा। उधर लायबिलिटी कम क्यों होगी? पैसे दे देने से लायबिलिटी कम हो गई और पैसे ना मिलने से भी लायबिलिटी कम है। फर्स्ट सिनेरियो में देखा था। हिम्मत हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत। पहले सिनेरियो को जरा पेबल के एंगल से हिम्मत करें जरा। पेबल 2700 क्यों है फर्स्ट सिनेरियो में? पैसे मिले नहीं, पैसे मिले नहीं और देयरफॉर लायबिलिटी बनी नहीं। दूसरे सिनेरियो में पैसे दे देने से लायबिलिटी कम हो गई। किससे? रिसीवेबल से कम हो गई। तो रिसीवेबल ज्यादा क्यों है सेकंड केस में? रिसीव होंगे तो रिसीवेबल कम हो। तो बहरहाल अभी मेरा ख्याल रट्टा नहीं लगाते, लेकिन इस केस में जरा देखने क्या डेबिट अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है। तो इसका सिंपल वे क्या है? बाकी ठीक है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, लेकिन अब मिनिमम वे क्या है कि दोनों बैलेंसेस को क्रॉस किया जाए और इंशाल्लाह हमेशा डेबिट अमाउंट रिमेनिंग बचा करेगी। वो डेबिट अमाउंट फिर किस नाम से अपीयर हो जाएगी? कैश इन ट्रांजिट के नाम से अपीयर हो जाएगी। तो ये वाला काम भी जरा काइंडली अपनी बुक पे जरा कर लें। बाकी फिर अगले सवालों में देखते हैं कि ये हो सकता है नहीं। अब एंट्री की जरूरत नहीं रही, या कंपाउंड एंट्री फिर बन जाएगी। नहीं अब उसकी जरूरत नहीं, अगर एंट्रीज करनी तो फिर वो है अलग-अलग एंट्रीज वो है। मैंने अभी ये जो आखिरी बात की ये मैंने एक शॉर्टकट बताया। किसको किससे, बल्कि मैंने क्या बताया, मैंने क्या कहा, रिसीवेबल देखें और पेएबल देखें, काट दें, और इंशाल्लाह अगर हम सही फिगर देख रहे होंगे तो रिसीवेबल ज्यादा हुआ करेगा, और जितना वो ज्यादा हुआ करेगा तो वो कैश इन ट्रांसफर होगा। तो अगर एंट्रीज से देखना हो तो फिर मैंने अभी बात की है, लेकिन अब मैं शायद एक शॉर्टकट बता। कैश इन नहीं, ये अब ये इररिलेवेंट है ना। वो कैश इन ट्रांजिट अब चाहे पेरेंट में हो या सब्सिडी में हो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, मतलब अगर हमें एग्जैक्टली देखना है तो दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन अब वो चाहे पेरेंट में हो चाहे सब्सिडी में हो, फाइनली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में। अब ये शायद हमारा इशू नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ एग्जैक्टली हम इस क्वेश्चन में से कह भी नहीं सकते क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ से पैसे कहाँ चल रहे थे। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। दोनों केसेस का नेट इफेक्ट ये है कि रिसीवेबल और पेएबल कैंसिल हो जाएगा और कैश इन ट्रांजिट की फिगर बस रह जाएगी जिसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आना। मैंने आपके सामने ये क्रॉस जो किया है ये डेफिनेटली सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करके दिखा रहा हूँ मैं,
लेकिन ये किया कब जा रहा है? जब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। मीन्स उसे ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बनी हुई है सेपरेट के एंगल से, ये ठीक है, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, डिफरेंस है तो ठीक है। अगर पेरेंट के पास पैसे नहीं पहुंचे या सब्सिडी के पास नहीं पहुंचे तो ये इनका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इशू है, जिसे रिजॉल्व करना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो 32,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम एन आउटसाइडर पेरेंट सेपरेट के एंगल से, और 2700 इज पेएबल टू एन आउटसाइडर सब्सिडी। लेकिन जब ग्रुप बन जाता है तो फिर अब ये कंबाइंड एंटिटी होगी, देयरफॉर आपस का रिसीवेबल और पेएबल मैंने काट दिया, लेकिन ये पूरा नहीं कटा ग्रुप के एंगल से। तो ग्रुप के एंगल से पूरा क्यों नहीं कटा? क्योंकि डिफरेंस कैश इन ट्रांजिट है, और कैश इन ट्रांजिट फिर ग्रुप का एसेट है जो रास्ते में है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आना चाहिए। ठीक है, अब वो जहां भी रिकॉर्ड है वो आप करना चाहें तो कर लें, मतलब कोई ना कोई डेफिनेटली फिर हम अजम्पशन भी ले सकते हैं। अगर हमें नहीं पता तो जरा दोबारा दोनों सिनेरियोज देखें। फिर सेफेस्ट सिनेरियो क्या है कि हम अज्यूम कर लें सब्सिडी ने भेजा होगा, तो पूरी डबल एंट्री फिर वही अकॉर्डिंगली, और अगर वाइस वर्सा भी कर लेंगे वो भी ठीक है। लेकिन रादर देन कि हम उस तरह सोचें, मैंने एंड में रिक्वेस्ट ये की कि शायद इस तरह भी बात बन जाती। ठीक है, आप अपने वो जरा जो मैंने दो बनाए थे कॉलम्स, उन दोनों में देखें ना, कॉमन एक दफा दोबारा देखें, फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो दोनों में क्या हो रहा है? क्या रिसीवेबल पेएबल खत्म हो जाएगा? चाहे वो 32 ओके खत्म हो जाए या 27, और उनमें रह क्या जाएगा? 500 एसेट रह जाए, तो 500 एसेट इंशाल्लाह। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आगे भी क्वेश्चंस में देख लेते हैं, लेकिन यहाँ तक जो बात हुई अब इसमें तो नहीं कंफ्यूजन कर आगे। चलें क्वेश्चन जरा कंप्लीट करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो नहीं कोई सवाल रहेगा? नंबर 4 सर, the balance on Spider's retained earnings was 23 lakh at the date of acquisition. स्पाइडर की बैलेंस शीट में जाए, रिटेन्ड अर्निंग्स नजर कितनी आ रही हैं? 7300 का एक ब्रेकअप बनाए। 2300 क्या है? बैलेंसिंग फिगर 5000 क्या है? पोस्ट एक्विजिशन। बनाए ब्रेकअप। सेकंड सेंटेंस, there has been no movement in balance on Spider's capital reserves since the date of acquisition. फुल कंसंट्रेट करें, सेंटेंस जरा पढ़ें सही। क्या कहता है? स्पाइडर के कैपिटल रिजर्व की तरफ आए, उसका ब्रेकअप बनवाएं। सर जी ब्रेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह ना करें कि आवाज आई है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक ब्रेकअप है। क्या 16,000 सारा का सारा प्री है? क्या 16,000 सारा का सारा प्री है? देयरफॉर पोस्ट कितना है? 0 है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकअप है सर, लिखें ब्रेकअप है इसका। ये कब से अनचेंज्ड है? तो इसका मतलब सारा एक्विजिशन पे था, तो देयर इज नो चेंज सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। ब्रेकअप ना कब से एज इट इज खड़ा? क्या एक्विजिशन डेट पे ये 16,000 था, और क्या बैलेंस शीट डेट पे भी है? इट मींस पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस में कुछ नहीं है। सारा प्री है, सारा पोस्ट है, तो सारा प्री पता होना चाहिए ना। सारा प्री फिर कहाँ आना है? गुडविल की कैलकुलेशन में। ठीक है, आइए अब सवाल शुरू करें। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये हुआ करेगा कि इंशाल्लाह हम क्वेश्चन पढ़ा करेंगे, जो एडजस्टमेंट होनी होंगी वो एडजस्टमेंट्स लिख लिया करेंगे। एडजस्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपने लिखनी जहां जहां है। अब एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करवा दें और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसोलिडेट करवा दें। गेम शुरू करें सर। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ स्पाइडर। जी नहीं, चेंजेस इन इक्विटी ऑफ एस, अभी चेंजेस इन इक्विटी रहने दें, 2-4 दिन आ रही है चेंजेस इन इक्विटी। हाँ, चेंजेस इन इक्विटी ऑफ एस सिंस एक्विजिशन, लेकिन सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट है। वो जो बचपन वाली चेंजेस इन इक्विटी ओपनिंग से क्लोजिंग तक होती थी, तो मैं लानी हो बनी बीच में। असल में ये जरूरी नहीं है, बल्कि क्वेश्चन देखना चला आपने जो बात की एक्विजिशन डेट बताएंगे 31 दिसंबर 12 है, आप कंसोलिडेट कब कर रहे हैं? तो ये 3 साल गुजरेंगे बीच में, तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं है,
ये एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक, तो बीच में 3 साल इन्वॉल्व है। तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग की गेम नहीं, ये एक्विजिशन से कंसोलिडेशन की गेम है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ आ रहा है। जी सर, पेरेंट हैज हाउ मच शेयर? 80%. NC has 20%. और बेटा सारा एक्विजिशन से आ रहा है, इस तरह ना करें काइंडली प्लीज, सेंटेंस पढ़ें। There has been no movement in the capital reserve since the date of acquisition. Acquisition date से लेके कोई चेंज नहीं आई, तो इसका मतलब सारा एक्विजिशन डेट पे था, और पोस्ट एक्विजिशन आफ्टर एक्विजिशन कोई चेंज नहीं आई, पोस्ट एक्विजिशन चेंज 0 है। कंसंट्रेट करें। No change since the date of acquisition. There has been no movement, मूवमेंट नहीं हुई। कब से नहीं हुई? एक्विजिशन डेट से नहीं हुई। चलें सर, बस एक आध सवाल मेरे साथ अभी और करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह काफी कुछ आप जरा यूज हो जाएंगे। एट एक्विजिशन डेट बताइए, डेट हो तो लिख लिया करें, 31 दिसंबर 2012। इक्विटी ऑफ एस के एंगल से सोचना सर। शेयर कैपिटल क्या था? अच्छा, अब रुपीस लिख रहे हैं, हम शेयर्स लिख रहे हैं, 1000 में रुपीस चल रहे हैं बस। 60,000 कहां से फिगर मिली आपको? ये बैलेंस शीट से सर, बैलेंस शीट से। शेयर कैपिटल क्या था? शेयर प्रीमियम क्या था? वो है सर, पेरेंट में है तो सही यार, हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्सिडी की। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? 7300 है, 2300 से हमें कंसर्न है। थी वर्किंग हो रही है, किस दिन वर्किंग हो रही है? सॉरी, मैंने रिटेन्ड अर्निंग से पहले लिख, कैपिटल रिजर्व आ रहा था पहले। कैपिटल रिजर्व क्या था? और सर जी वो तो है, क्या वो था और है? हमने यहाँ था समझ के लिखा है समझ के लिखा? था। यहाँ तक टोटल कर 78,300. This is equity of S at the date of acquisition. Equity of subsidiary at the date of acquisition. कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं होती? नहीं है, नहीं। अगर हो तो वो एक्विजिशन डेट पे करनी होती है इस वर्किंग में। जरा देखें पिछला पेज, जहाँ कल आंसर सॉल्व किया, आंसर सॉल्व किया था। 3 लाख ढूंढे, 3 लाख ढूंढे, तो कहाँ याद आनी चाहिए ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर एडजस्टमेंट भी हमने लिखी हुआ करेगी इंशाल्लाह। तो हमें अगर नहीं पता कि कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, तो यही 78,300 फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है। ये पेरेंट शेयर है या एनसी का शेयर है? अब ये शेयर नहीं है, ये टोटल है, ये टोटल इक्विटी आ गई। अब शेयर फाइंड आउट करें। 62,640 एंड एनसी शेयर इज 15,660। ये हुई ना बात? जी सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढे, कहाँ मिली? पेरेंट में। एक 3,000 भी तो है सब्सिडी में, टोटल हो गया 58 सर। ये याद रखना है प्लीज, इट इज ऑलवेज अज्यूम कि वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वेस्टमेंट होगी और उसका यहाँ कोई काम नहीं। जी सर, गुडविल आ गई। जो भी आया अपनी, अभी वो मैंने बताना। गुडविल नहीं आई। गुडविल क्यों नहीं आई? गुडविल कब आती है? गुडविल इज एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट शेयर इन द फेयर वैल्यू नेट एसेट सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ। ये ऐसे आपने भी इस तरह बोलना, ये 2-4 दिन में हो जाएगा सर। ये बोले जरा काइंडली ऐसे से बोले, राम राम से बोले। ये क्या है? गुडविल तब होती है जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी on the date of acquisition. Parent share in the fair value of net asset or subsidiary on the date of acquisition.
तो फेयर वैल्यू अगर नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यूज है। तो 62640 क्या है? पेरेंट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसके अगेंस्ट ज्यादा पैसे दिए गए हैं या कम दिए गए हैं? तो कितने कम दिए गए हैं? 7640। अगर ज्यादा दिए जाए तो उसका नाम क्या है, और अगर कम दिए जाए तो पेरेंट अपने आप को जरा समझे। नहीं बैड विल तो नहीं, बैड विल अच्छा है तो किसकी है? ये सही है वर्ड, ठीक है। क्या अगर अच्छी रिप्यूट हो सकती है तो किसी की बुरी रिप्यूट भी खुदा ना खासा हो सकती है। अगर किसी कंपनी की बिजनेस चलते चला, बिजनेस की अच्छी रिप्यूट है, तो आप उस अच्छी रिप्यूट के अगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होंगे। और अगर खुदा ना खासा को बिजनेस डूब रहा है और ऐसे आप खरीद रहे हैं, तो जो बेचने वाला होगा वो कहेगा यार जो मिल जाए वो ठीक है। तो आप उसके ये उसकी अगर बैड विल है, आप इसे क्या समझेंगे? क्या आपको ये कोई फायदा हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है? इसकी एक डबल एंट्री करवाएं सर। ये नीचे थोड़ी सी लाइंस रखें, ये मेरा ख्याल है पहले एंट्री कर लें, शायद एंट्री में जो डिफरेंस है फिर आप खुद ही पहुंच जाए वहां ये क्या है। एक कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट एंट्री करवाएं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, याद है? तो करवाएं जरा, हिम्मत करें। आप भी शुरू करें जरा, जगह नीचे रख लें, वो सिंस एक्विजिशन की वर्किंग होनी है। ये एंट्रीज जहाँ हुई वहीं पहुंच जाए, जहाँ एंट्री वाली जगह पे पहुंचे हुए। शेयर कैपिटल डेबिट 60,000, शेयर प्रीमियम डेबिट 2300, सॉरी शेयर प्रीमियम 0, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 2300, छोड़ दे लिखवा दे, बोल रहे हैं लखन। कैपिटल रिजर्व डेबिट 16,000। हाँ जी, मेन चीजें याद करें, बाकी इंशाल्लाह बैलेंसिंग करें। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 55,000। एनसी क्रेडिट 15,660, ऐसे आप बैलेंस करें जरा। अब जो गुडविल है या बैडविल है वो उस कंपनी की है जिसे आप खरीद रहे हैं। तो गुडविल अगर है तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, और अगर गुडविल नहीं है तो आप कम दे रहे हैं, सॉर्ट ऑफ आपके लिए गेन है, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड कह लें। आप एंट्री चेक करें कितना डिफरेंस आ रहा है, या आपका कोई गेन, आपको कम पैसे देने पड़े या ज्यादा देने पड़े। तो अगर एक क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है रादर देन डेबिट, किधर आ रहा है? तो इसको फिर बोला जाता है कंसोलिडेशन की लैंग्वेज में गेन ऑन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट एक्विजिशन। लेकिन इसके साथ एक वर्ड और बुजुर्गों वाला लगा लो, गेन ऑन बार्गेन परचेज। मतलब ये बहसों मुबाहिसे के बाद हमें ये नेट गेन हो गया। बाकी ये ठीक है, डिस्काउंट रिसीव टाइप है, अलाउड नहीं है। हमें कुछ पैसों की बचत हो रही है या ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ये फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। किसको कम मिल रहा है तो उसको छोड़े, अपने एंगल से सोचें, ठीक है। तो ठीक है, अगर अच्छी रिप्यूट ना हो तो समटाइम्स हो सकता है कि आपको नेट एसेट से कम पैसे देके शायद शेयर्स मिल जाए, तो जिस अच्छी रिप्यूट पे ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। तो बैड रिप्यूट पे अगर डिफरेंस आ जाए तो उसके लिए पूरे वर्ड्स मैंने क्या लिखे, गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो बाकी ये बार्गेन परचेज सिर्फ एक टर्म है, गेन है ये, किसका गेन है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? तो हमें कैसे पता चलेगा गेन है या गुडविल? अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल है, और अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो गेन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्यों बेटा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आपको अपनी स्किल पे भरोसा है कि इस तरह की कंपनी को खरीद के इंशाल्लाह हम खुद आगे ले जाएंगे। असल में काम करने वाले लोग भी तो होते हैं ना, मेरे जैसे होते हैं, जिनका सारा ध्यान ये होता है कि अब नेक्स्ट छुट्टियां कब आनी है, तो डेफिनेटली उनके बिजनेस डूब देंगे। और एक आप जैसे नौजवान होते हैं, छुट्टियां आती रहती हैं जाती रहती हैं, मिशन लेकिन आपके जहन में रहता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है डूबता बिजनेस है, उसके साथ उसमें आप जैसे लोग इन्वेस्ट करें ताकि वो भी बेचारा अच्छा बिजनेस चले। क्या ख्याल? मेरे जैसे लोगों से ये सब चीजें छीन लेनी चाहिए। ये फाइनली अब ये आ जाए जरा, गुडविल अगर हो, अगर गुडविल बैलेंसिंग फिगर हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां नजर आती है? नॉन करंट एसेट्स। अब अगर गेन हो, और यकीनन आप अगर प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं फिर तो ये कोई अदर इनकम टाइप चीज है। लेकिन अगर हम सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन बना रहे हैं तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स? सिर्फ पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स।
इसमें एनसीए का भी कुछ शेयर है, ये पेरेंट का गेन है। तो सिर्फ अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सॉरी बना रहे हो, तो फिर ये सीआरई में प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? लिख लें जरा साथ सीआरई। इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो रही है, लेकिन अब इक्विटी कैंसिल नहीं हो रही। उस केस में इन्वेस्टमेंट डेबिट बच रहा था तो वो गुडविल थी, अब इधर इक्विटी का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो अब क्रेडिट जो अमाउंट्स डेबिट हो रही है वो ज्यादा है, तो ये क्रेडिट डिफरेंस है। इक्विटी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो वो जो इक्विटी ज्यादा है वो फिर पेरेंट की इक्विटी है। फाइनली यही हमने डिसाइड शायद किया। जो क्रेडिट बैलेंस बच रहा है ये क्रेडिट है या डेबिट है? ये क्रेडिट अमाउंट है। नहीं, फाइनली जो 7640 है क्रेडिट्स में डिफरेंस है ना, इतना क्रेडिट डिफरेंट है या चले कम है ज्यादा, इतना क्रेडिट बच रहा है। तो जो क्रेडिट बच रहा है वो फिर इक्विटी का पार्ट है, पेरेंट की इक्विटी सीआरई का पार्ट है ना। प्लीज एनी अदर कंफ्यूजन? ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी थोड़ी सी रहेगी वर्किंग, पता है आपको क्या रह गया? क्या रह गया सर? चेंज इन इक्विटी अफेयर्स स्पीड अप होगा, चेंज इन इक्विटी अफेयर्स since acquisition till बैलेंस शीट। जी जी फिगर आप सोच लो। नहीं सर, इस तरह रट्टा ना लगाए, सोचना पूरा है, ठीक है, लिखना वही है जो चेंज है जहाँ। शेयर कैपिटल क्या था और है, शेयर प्रीमियम ना था ना है। कैपिटल रिजर्व इंपॉर्टेंट है, कितना था कितना है, अब सेम का मीनिंग क्या है? था और है, पोस्ट एक्विजिशन चेंज नहीं है। अगर होता तो उसने भी आना, पूरी इक्विटी में चेंज लेना है। प्लीज दोबारा जरा, कैपिटल रिजर्व क्या था, क्या था, कहाँ देखा आप लोगों ने? नहीं गलत देखा, था बैलेंस शीट में तो नहीं, बैलेंस शीट में तो है, ये ऊपर ऊपर वर्किंग, ऊपर वर्किंग, ये एट एक्विजिशन ऊपर हुई। कैपिटल रिजर्व क्या था, एक्विजिशन डेट की बात हो रही है, यहां देखा क्या है, अब बैलेंस शीट देखिए अपना, ऐसे ही सर। तो नो चेंज क्यों पता चला है? जो था वही है। अब रिटेन्ड अर्निंग फाइनल करें सही तरह, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी, यहां देखा आपने 2300, देखा आपने 2300 थी, क्या है, तो चेंज है कब से कब तक, एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक चेंज है। तो कैसे चेंज फाइंड आउट करो, क्या है और क्या था, 5000, ठीक है, 80% एंड 20%। तो प्लीज ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी के स्टार्ट में हमने इक्विटी के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं जो थे, और बैलेंस शीट में जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो थे और हैं को कंपेयर करें। बहरहाल ये कोई रट्टा ना लगाइएगा, गेम ऑन है, जरूरी नहीं कि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स में डिफरेंस आए, आपने पूरी इक्विटी देखनी होती है। चलिए वाइंड अप करें, यहां तक जब हो जाए तो लास्ट स्टेप इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पेरेंट का नाम अवेलेबल हो तो पेरेंट का नाम लिख के ग्रुप बनाना आपने, तो हैरी ग्रुप, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 31st December 2015, rupees in thousand। जी स्टार्ट करें सर।
पहले देखा करें एक सब कम से कम। ये लिखे नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एब्रीविएशन में इसलिए यूज कर रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम, बाकी अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें शायद इतनी यूज नहीं करनी चाहिए। वर्किंग करवा दें 120 प्लस 60 180, लेकिन 180,000 होना है या मिलियंस फिर ऊपर लिखे। ब्रैकेट में तो मैंने मिलियंस लिख दी है, लेकिन रुपीज में अगर मिलियंस करना फिर ऊपर मिलियंस होना चाहिए। रहने दे मेरे ख्याल मिलियंस, साथ साथ रहे, आगे नहीं जाना। 180 डन है। इन्वेस्टमेंट किधर गई? हाँ जी वो ठीक है। इन्वेस्टमेंट कटी, गेन आ गया, तो गेन कहाँ लिखो? एसेट्स में। वो फिर कहाँ याद करवाना है आपने मुझे? जब रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग कर रहे हो, करंट एसेट्स में आ रहा है। अच्छा, अब इसकी जरा तरतीब भी मेरे ख्याल वही कर लें जो हमें जिससे यूज टू है। इन्वेंट्री सबसे ऊपर करें। कैसे? 17 प्लस 11 और गेम ऑन है, वर्किंग्स में जाए। पहले करवा दिया करें एक एक्सेप्ट, मैंने कहा रिक्वेस्ट की है कि करवा दिया करें। 17 प्लस 11, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है स्टॉक में? प्लस या माइनस? अब थाउजेंड्स में हो रहा है, वो थाउजेंड्स में, यहाँ मिलियंस में अगर करें तो 0.8 हो जाएगा। ये अगर पूरा लिख लें वो भी ठीक है। ये ठीक है, 0.8 लिखा मैंने। 800 0.8 मिलियन, 8 लाख। तो यार ऊपर 1000 में लिखा, जहां मैंने 1000 में लिखा वहीं 1000 ही लिख रहा हूँ। यहाँ कहाँ 1000 मैंने ऊपर लिखा? तो आपको किसने कहा कि आप ना लिखें? हाँ तो ठीक, मैंने अभी बार बार तो कहा है कि आप पूरे जीरो लगा लो। क्या आप अंधाधुंध बोर्ड से देख के लिख रहे हैं? हरगिज ऐसी बात नहीं, हरगिज ऐसी बात नहीं जी सर। अरेंजमेंट करवाएं। इन्वेंट्री ऊपर हो गया, कैश नीचे, भी याद करवाइएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल 72.6 प्लस 19.1, यही ये सर 91,700। एनी एडजस्टमेंट इन रिसीवेबल्स? एनीथिंग एल्स? नहीं वो बाद में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो कट जाएगी यार। कौन सी बच जाएगी? सब्सिडी वाली बच जाएंगी, सब्सिडी वाली बच जाएंगी 3000। और अब आए वो जरा करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट हैरी लिखवाएं, उसकी जगह कैश इन ट्रांजिट लिख लें। कितना? 500। और फाइनली कैश लिख लें 11 + 4। अब जो कैश इन ट्रांजिट है ये डेफिनेटली कैश में प्लस करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप लोग अलग ही लिखेगा, ये अलग नजर आता रहना चाहिए। क्या क्या कट के क्या बचा? रिसीवेबल पेएबल कट के कैश इन ट्रांजिट बचा। सबको समझ आ गई बात कैसे हुआ सारा? तो टोटल कर लेंगे, टोटल अगर यहाँ ना भी हो सके तो इंशाल्लाह घर कर लेंगे, आगे चलें। टोटल इंशाल्लाह ठीक ही होगा सर। इक्विटी सर, कंसंट्रेशन से देख के जरा इक्विटी बनवा दें। शेयर कैपिटल जरा प्लस करवा दें। नहीं पेरेंट का क्यों देखना, सब्सिडी का क्यों नहीं देखना? क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। किधर गया? प्रूव करें कहाँ कैंसिल हुआ? एंट्री हुई है, पूरी डबल एंट्री होगी, पूरी डबल एंट्री होगी। प्रूव क्या करना? शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं, जिसका आना वो है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व सिर्फ 23,000 क्यों आना? जो सब्सिडी वाला है उसमें पेरेंट का कोई शेयर नहीं। हाँ जी वो कैंसिल हो गया। अगर ये पोस्ट एक्विजिशन बचता है, एनालिसिस इक्विटी देखना, अगर कोई पोस्ट एक्विजिशन कैपिटल रिजर्व होता तो जहां रिटेन्ड अर्निंग्स का 5,000 का डिफरेंस आ रहा है वहां वो भी होता, तो अकॉर्डिंगली उसने भी आना था। ठीक है, तो सिर्फ पेरेंट वाला क्यों आ रहा है?
क्योंकि सब्सिडी का जो था वो सारा प्री एक्विजिशन था, जो गुडविल और गेन की वर्किंग में कैंसल आउट हो गया। देख रहे एंट्री देख रहे 16,000 डेबिट होकर खत्म हो गया हुआ। नहीं समझ आ रहा? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग करवाएं। इसमें एक दो और फिगर्स भी हैं। स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी तरतीब लगाएं जरा। पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स 91,900। तरतीब एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाए, नो माइनस। पहले एनालिसिस ऑफ इक्विटी, पहले एनालिसिस ऑफ इक्विटी, पहले वही 4,000 की तरतीब रख लें। कौन सा 4,000? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से शेयर। देन और एंट्रीज में जाएं। एंट्रीज कर लेते हैं। एंट्रीज में एक स्टॉक की एडजस्टमेंट है 640। प्लस करूं या माइनस करूं? कितना माइनस करूं? 640 की माइनस की है, डेबिट हो रही है सीआरई, डेबिट। अब आ जाए जरा गेन और बार्गेन परचेज आया हुआ है 7640। प्लस करूं या माइनस करूं? 7640। अब दोबारा काइंडली खुद से ढूंढ के लिखें, स्टेप 1, स्टेप 2, कहां से 3, 4, कहां से फिगर्स मिली? अब मिलियंस में हो गए, अब थाउजेंड्स में हो गए। तो बैठ को लिख भी ले 2-4 फिगर्स यार, खुदा का नाम ले, फिर वही शुरू हो गए। आंसर सामने रखा हुआ है मेरी तरह। मुझे पता तो वर्किंग कर रहा है, तो लिख नहीं ना रहा मैं, इसलिए मैं तो कुछ ना कुछ पंगा लूंगा फिर। Any confusion in this working? इक्विटी का टोटल करें, पेरेंट की इक्विटी का 245,900। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग जरा इंडिविजुअली करें। 1 मिनट हो रहा है, कोई आता है याद? कहां से क्या क्या उठाना? उठा ले पहले, उठा ले। जी ठीक है। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में एनसी के कॉलम में जाना है 15,600, 15,660 प्लस नीचे 1000, उधर ही 1000। और अब वर्किंग्स में जाए, हाँ जी, -160। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में पहले जाएं, एनसी के कॉलम में जाएं और फिर एडजस्टमेंट्स देखें, -160 ढूंढना है। मिल गया 160। कहां से मिला? बोर्ड से मिल गया, सबको मिला। नहीं, कैलकुलेटर से इस वक्त कहां मिला? नहीं, वो तो बाद में मिलेगा। मतलब ये फिगर्स कहां से मिलेंगे? 16,500। अब ये ढूंढ लिया करेंगे सब फिगर्स। इक्विटी ऑफ द ग्रुप 262,400। ये फाइनली लायबिलिटीज सिर्फ ट्रेड पेएबल्स ही हैं, करंट अकाउंट भी तो है। 38 + 17, 55,000। बेटा एनालिसिस ऑफ इक्विटी से ये 4,000 आया है और एनसी में 1000 यहाँ से है। पेरेंट्स शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी, पेरेंट के कॉलम से एनालिसिस ऑफ इक्विटी से।
जी सर, टोटल कर लें 317,400 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स 317,400। पेज नंबर 160 पे आइएगा जी। अभी थोड़े से ज़रा काम मेरे ख्याल इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा जो ना। पेज 160 पे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं, 4, 5, 6। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, इसमें इनको कर लीजिएगा आप लोग। बाकी बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि साथ साथ चलने की कोशिश करनी है आपने, कोई एक भी चीज़ मिस ना हुई हो। ठीक है सर, होमवर्क क्या दे रहा हूँ? आइए 12 मैं दोबारा याद करा दूं जिन हजरात के लेक्चर्स मिसिंग हैं। आई होप कि आपने कवर करने शुरू कर दिए हैं। इसमें भी खामोशी है, शायद इस हफ्ते टाइम मिल रहा है, कुछ ना कुछ पुराना खत्म कर लें, फिर बाद में टाइम नहीं मिलना। अल्लाह हाफिज।